अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। अजहर सदीक साहब आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है। काफी दिनों बाद इनको मैंने जहमत दी है। अजहर साहब, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। सर, आपका और मेरा कानून से वास्ता रहता है, सबका वैसे पूरे पाकिस्तानियों का रहता है, लेकिन अदालतों से रहता है, इसलिए ज्यादा हम लोगों को अच्छे अंदाज में समझा सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको मैं इस मामले पर लूं और मैं लोगों को बताने की कोशिश करूं। सर, मफाद आमा के केसेस में और खासतौर पर जिस तरह कुत्ते के काटने के वाकयात पूरे सिंध में अरूज पर है। हर तकरीबन 10 से 11वां बंदा जो है कुत्ते से वो काटा जा चुका है, कुत्ते ने उसको काटा है। उसमें जो हमारे अरकान असम्बली है, वो अपने हल्के की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ इस मामले पे नहीं फराहम कर सकते, जिसके ऊपर बार-बार तंबीह की जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब ने। वो अमल दरामद ना होने पर उन्होंने एमपीएस को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। एक तो सिंध की सबसे बड़ी हद्दी हैं, लाड़काना से पीएस 10 रतुडेरो से जो है मुंतखब हुई थी। उसके बाद जामशोरो से वज़ीर आला जो मुराद अली शाह हैं, उसके बाद 3 अहम लोग हैं एमपीएस, उनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया उन्होंने जस्टिस आफ्ताब गुरर साहब ने। आज सिंध हुकूमत ने उन जज साहब के खिलाफ एक बड़ा इकदाम किया है कि चीफ जस्टिस को खत लिख दिया कि हमारे केसेस इनके खिलाफ ना लगाए जाए। दूसरे हमारे जस्टिस काजी फैजी साहब, उन्होंने पूरी रियासत को लताड़ के रख दिया, इवन के उन्होंने पूरी कौम को जाहिल करार दिया, लेकिन अपने केस से के बारे में कोई बात नहीं की। एक जज मफाद आमा के केसेस की बात कर रहे हैं, दूसरे जज सिर्फ अपनी जात से बाहर नहीं जा रहे और पूरी कौम को, पूरी रियासत को नाकाम तरीन करार दे रहे हैं। इन दो चीजों को सर आप कौम के सामने क्या बताना चाहेंगे, उनके सामने क्या वजाहत करेंगे कि ये खुला तजाद क्यों है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर फरियाद तालपुर साहब ने साहिबा ने और मेरा ख्याल है सर सिकंदर हैं, दूसरे मेरा ख्याल है मैं एमपीए, इन दोनों ने मेरी नजर के मुताबिक जो खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, वो तौहीन अदालत है। इस तरह का खत आप लिख नहीं सकते हैं। और एक जज से दूसरे जज पर बेंच पे केस लगवाना, उसका तरीकाकार ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं। ये साबित करता है कि आप नाअहल हैं। आप कानून के मुताबिक केस को लड़ना नहीं चाहते। ऐसी बुरी बात क्या कह दी है अदालत ने? आपने आइन का आर्टिकल 199 पढ़े, आर्टिकल 9 पढ़े एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 पढ़े क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्टिकल 4 पढ़े, 5 पढ़े, 37 पढ़े, 38 पढ़े। आपके ऊपर जिम्मेदारी आईनी और कानूनी, और वहां पर लोग मर रहे हैं और आप आराम से बैठे हुए हैं। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आप लेके नहीं आते प्लेस में। आप जाएं जाके या तो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम प्लेस पे ले आए, फिर तो बात समझ आती है। अब ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है और ये जुडिशियल एक्टिविज्म मैं समझता हूँ ये वक्त की अहम जरूरत है। सिंध हाई कोर्ट में भी कई काम जो है दूध की कीमतों के हवाले से और रोजमर्रा अशिया की कीमतों के कॉन्टेक्स्ट में और कई गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बहुत अच्छे केसेस चल रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आफ्ताब गुरार साहब को कोई जाती ग्रज तो है नहीं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, वो अवामी मसले की बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं। और याद रखिएगा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। ये अदालतों की जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि जो बुनियादी हकूक है उन पर अमलदारी यकीनी लाजमी बनाए। और ये नहीं बना रहे तो फिर एक्शन तो होना ही है। और चाहिए इनको यही कि वो खत वापस ले लें, वरना चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा जब सवाल जिसकी तरफ आपने तवज्जो मरकूज कराई वो बहुत जरूरी है। एक लफ्ज जस्टिस का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें। काजी फायज बतौर साहिब एक जज नहीं पेश हो सकता जजों के सामने, याद रखिएगा। और अगर मिसाल के तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो, रिटायर्ड हो, तो वो तो ना सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता है ना किसी हाई कोर्ट में पेश हो सकता है। अगर एक हाई कोर्ट का जज हो, वो रिटायर हो और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता है और उस हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। डेकोरम है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म चले आ रहे हैं, कस्टम चले आ रहे हैं और इनको बड़े ध्यान से रखना चाहिए। इतनी बड़ी वकीलों की फौज, जफर मौज मौजूद थी, मुनीर मलिक साहब उनके वकील थे। लेकिन आप इमेजिन करें कि कितने अरसे से किस तरह उन्होंने सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। पहले दरखास्त दी रखी कि वो अपना वही बेंच चुने, वो फैसला आ गया कि चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है, चले आखिरकार 10 मेंबर बेंच बन गया। फिर एक और मुतफरक दरखास्त दे दी है। ये लिंगर ऑन करने के तरीकाकार हैं जो हम अक्सर वकील हम इसी तरह करते हैं, इस तरह की दरखास्तें देकर। और ये दरखास्त भी काबिल समाअत नहीं है। कई दोस्त कहते हैं, मेरा अपना एक ओपिनियन है, ये दरखास्त काबिल अखराज है, वो ढेर सारे जुर्माने के साथ। अब ये छोड़ देंगे, ये सामने कुछ जज है, कुछ जस्टिस है, वो एक साइल की तरह आए हैं और अपनी ऑप्टेड फॉर इट, और अपनी मर्जी से आए हैं। और आपके सामने और जिस तरह तज़यीक और तजलील वो करते रहे हैं, खास तौर पर हुकूमत वक्त के लोगों की, अपोजिशन का कोई चीजें नजर नहीं आई ना, अपोजिशन के दौर का उन्हें कोई चीजें नजर आई और वो भूल गए
कि नवाज शरीफ साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह हमला हुआ था, ये वो रिकॉर्ड की चीजें हैं, वो शायद उन्होंने बताई नहीं है, और जो बातें वो करते रहे वो एक सियासी तकरीर और एक मजमा समझ के सारी बातों को लेकर सामने चलते रहे, और इस मजमे में इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं दी जा सकती है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात जो सामने रखनी है कि ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान और डिप्टी अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने बड़े अच्छे दलाइल वहां सामने रखे और कानूनी बातें की। उन्होंने पूरी दुनिया के केसेस का हवाला दिया कि वहां पर इस तरह की लाइव कवरेज की इजाजत नहीं है, और अगर कवरेज करनी भी है सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कवरेज दे रही है। जैसे जूम पे आज सलमान अकरम राजा ने असद अली के केस में कहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक के जरिए इजाजत देती है बहस करने की, मतलब पार्टीज के दरमियान केस होता है, पूरी दुनिया को नहीं। और ये चाहते हैं कि जबरदस्ती ना मैं जैसे मैं केस का बहस कर रहा हूँ वो सारा अखबार उसी से भरा हो। अखबारी रिपोर्टर या अखबारी कोर्टों में अगर कवरेज देखे जाए तो 100% में से 5% जगह गालबन मखसूस होती है जो जो अदालती खबरों की होती है, और अदालत में सारे पाकिस्तान की अदालतें देनी होती है। तो ये पता नहीं कौन सी हाई कोर्ट किस तरह की बात करना चाहते हैं। दलाइल वो सारे हुकूमत की तरफ से दे दीजिए कि फारूक नसीम साहब भी है, उन्होंने दलाइल अडॉप्ट कर लिए आमिर रहमान के, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ये कानूनी दलाइल के अलावा इधर उधर की बात करते रहे। अपना मैं नहीं कहूंगा तेरा काफिला क्यों लुटा, मैं वो लफ्ज ये शेर नहीं मैं पढ़ना चाहता जो मुंसफी के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर आया, इधर उधर की तो बात ना कर। और यहाँ देखा जाए तो ये तो तकरीबन 90% केस तो इन्होंने इधर उधर की बातों में किया है। कभी मशरकी सानिया पे चले गए, कभी हमीद रहमान कश्यप रिपोर्ट पे चले गए, कभी इनको वजीर आजम की पीटीवी पे तकरीर चलाने पे एतराज है, कभी इनको अपना जो है ना आज फिरदौस अशरगवान की तैनाती पे एतराज है, और और वो जो सो कॉल्ड लिबरल और वो जो पाकिस्तान मुखालिफ कुछ लोग इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन है, वो सारा एजेंडा इन्होंने उठाया हुआ था। और जो बातें उन्होंने सारी की है, मैं एक साइल के तौर पर बता रहा हूँ, एक जज का काम इस तरह नहीं है इनके आप। और जिस तरह के आर्गूमेंट दिए आज तक तारीख में बता दें कि उन्होंने अपनी अदालत में इस तरह के आर्गूमेंट्स की कभी इजाजत दी हो। मैं पेश होता रहा हूँ, मैं रसूल नवाज का केस मुझे आज भी याद है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के वाले से उन्होंने तो बोलना ही नहीं दिया था, आर्गूमेंट तक करने नहीं दिए थे, कोशिश भी की, उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। और ये और आज और जो अब आगे उन्होंने जो अदालत में आर्गूमेंट्स रखे हैं वो आर्गूमेंट्स थोड़ा थे, वो तो तोता मैना की कहानी थी, रामलीला की वो कहानी थी। और मकसद सिर्फ और सिर्फ इदारों को बदनाम करना, शख्सियात को बदनाम करना था। और अब जस्टिस मंजूर मलिक साहब के बारे में वो जालियत की डेफिनेशन का लफ्ज किया, तो जस्टिस मंजूर मलिक का मैंने कोई बात ही नहीं की है, आप अंदाजा लगाएं। तो इखलाकी तौर पर तो मैं समझता हूँ इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब ये चीजों का कंट्रोवर्शियल आ गया, मकबूलियत के पैसे ये कुछ सियासतदान अगर बनना चाहते हैं जहाँ जाकर सियासत करें इस सिलसिले में। बाकी तो आपके सामने मौजूद है, नजरसानी के हवाले से तो कोई बात ही नहीं करना चाहते। नजरसानी किसकी कर रही है, वो उस फैसले की नजरसानी कर रही है जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। यानी एफबीआर बकायदा रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, 9.5 करोड़ के करीब इनकी मैसेज जस्टिफाई नहीं कर सकी उनके असासों को, वो पैसे कहाँ से इनके पास आए, किस तरह प्रॉपर्टीज ली इंग्लैंड की, वो इनके पास जस्टिफिकेशन ही नहीं है। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी, और हम और आप सब ने देख ली है। और वो फैसला तो अमल दरामद भी हो चुका है, सुप्रीम काउंसिल के पास से भी चला गया है। आराम से जाए, जाकर सुप्रीम काउंसिल के सामने फेस करें, नहीं तो कहें कि ठीक है मैं जजेस वाला अपना रवैया नहीं चाहता, सुप्रीम काउंसिल नहीं चाहता, इस्तीफा दें। और उसके बाद आराम से जाके फिर नया आपको पता है सेक्शन 18 के तहत इंक्वायरी स्टार्ट होगी। सेक्शन 9 जराइम में लिखे हैं, अगर जो बातें की जाए, एसेट बियॉन्ड बीन का केस भी बनता है, स्पाउस के नाम भी केस बनता है, तो ये तो सीधा सीधा कन्विक्शन का केस है। 90 दिन का रिमांड भुगतना पड़ेगा। 90 दिन में कितने दिन का रिमांड होता है वो एक अलग बात है। और उसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो मैं तो समझता हूँ इस ऐसे केस में कन्विक्शन भी बनती है। तो ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि मामला सुप्रीम काउंसिल के सामने आराम से जाकर अपन केस पेश करें वहां। सर ये पीडीएम की वफात के बाद जिन लिबरल्स की आप बात कर रहे थे वो तो हालत सोग में है, लेकिन हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की। आज उन्होंने जवाब दिया कि अगर इनको शौक है सियासत करने का, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक पार्टी बनाई और फिर जाएं और काउंसिल का इलेक्शन लड़ें, तो क्या अगर ये आपकी मैं पेश गोई इस मामले पे नहीं पूछ रहा, पेश गोई आगे पे पूछूं, आगे जाके पूछूंगा, क्या इनकी ये जो दरखास्त है लाइव नशर करने के हवाले से केस की, क्या ये दरखास्त मंजूर हो सकती है? क्या इनके पास मवाद था? क्या ऐसे दलाइल थे? देखिए अब 3 पॉसिबिलिटीज है मैं आपके सामने, दरखास्त काबिल अखराज और जुर्माना होना चाहिए, या दूसरी बात है कि आप फुल कोर्ट के सामने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेट करते हैं, ये मामला हुआ कोर्ट कह दे कि फुल कोर्ट के सामने रखे, फुल कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस पर माना जाएगा।
तीसरी बात यही है कि अदालत कंडीशनल इजाजत दे सकती है कि सहाफ़ी तो ऑलरेडी कवर आ रहे हैं, उनको कवरेज पूरी दे। आज तक बैन कोई इस हवाले से लगा नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सहाफ़ियों के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं आपके सामने मौजूद है, यूट्यूबर के बारे में जो उन्होंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं वो काबिल कबूल नहीं है। हालाँकि इनके अपने जो 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 करीब जचाने वाले यूट्यूबर हैं, असद तूर है या मतीउल्लाह जान है, उनकी यूट्यूब पे देख लें या हमारी क़य्यूम सिद्दीकी की देख लें। और असद तूर ने तो जो जो उन्होंने बहस करनी थी एक दिन पहले ही लीक कर दी थी कि क्या-क्या खबरें होनी है, क्या होना है। उन्होंने तो और वो जिस तरह की यूट्यूब वो लगाते हैं, वो तो नज़र इनको आती नहीं। उन्हें चाहिए था उनको भी कटघरे में लाएँ और बताएँ आकर के ये मैं इस तरह का नहीं चाहता, लेकिन वो थोड़ा कड़वा, थोड़ा हापा थू-थू की बातें की जा रही हैं। असा हुण तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े। सर 26 अप्रैल को आप कोई बड़ी गिरफ्तारी की तवक्को कर रहे हैं? क्योंकि हालात इस तरह बता रहे हैं और इस पर आपकी पेशगोई चाहिए तज्ज़िये के साथ-साथ। 26 मार्च की बात कर रहे हैं आप, मरियम जी, नवाज़ की 26 बात कर मार्च। रहे हैं आप। देखिए, मरियम नवाज़ ने इदारों को किस तरह मिलान किया, ये रिकॉर्ड की बात है। नैब के सामने पेश नहीं होते, ड्रामा करते हैं। कोई वेरी सेंट्रल लंदन, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ये हैं वो ज़राए, ये कौम का हाल ये है, इनकी औकात ये है। चौधरी शुगर मिल के केस में मनी लॉन्ड्रिंग पे सबूत नहीं है इनके पास, पैसा कहाँ से है। अल्लाह रखा मोहम्मद भुट्टा, मुश्ताक चीनी या उन लोगों के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए। या दूसरी जो खाली ये वाला इशू नहीं है, दूसरा जो इशू है वो जाती उमरा के हवाले से ज़मीनों का आया है कि जो अपना ग्रीन एरिया से ग्रे एरिया कन्वर्ट किया और ग्रे एरिया से उन्होंने ग्रीन एरिया किया और ज़रूरी ज़मीन अरबों रुपए की ली और वो माफियाज इनके साथ कोकर ब्रदर्स साथ मिले हुए हैं, वो इनके फ्रंटमैन हैं। वो लेकर इन्होंने फिर उसका फ़ायदा लिया, उसको कन्वर्ट कराया और एडवांटेजेस लिए। ये तो रिकॉर्ड पे हम सारा कुछ देख चुके हैं। बड़ा क्लियर कट केस है उसके अंदर और उसमें पॉसिबिलिटी है कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए और गिरफ्तार मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक तो गिरफ्तारी इनकी बनती है। सर एक आखिरी सवाल है, उज़ैर बलोच के हवाले से अक्सर हम रिपोर्ट करते रहते हैं कि फलाँ केस में बरी हो गया, फलाँ केस में बरी हो गया। आज एक नई चीज़ सामने आई जिस तरह हम पहले भी लोगों को वज़ाहत कर रहे थे कि शवाहिद मौजूद है, लेकिन तफ्तीशी अफ़सरान और प्रोसिक्यूशन की नाअहली है कि शवाहिद और सबूत अदालत में पेश नहीं किए जाते जिसकी वजह से मुल्ज़म को फ़ायदा हो रहा है, वो बरी हो रहा है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है कि गवाहों को, प्रोसिक्यूशन को, तफ्तीशी अफ़सरान को गैंगवार की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं, इसलिए वो अदालत में आके पेश नहीं होते। तो सर गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है, रेंजर्स कर सकती है, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाना या उसके खिलाफ शवाहिद पेश करना बुनियादी तौर पर किसकी ज़िम्मेदारी होती है सर? देखिए, एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, ये असूली तौर पर तो प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी और सारी टीम की है, जो इन्वेस्टिगेशन अफ़सर है हमारे यहाँ। देखिए, उज़ैर बलोच को पालने वाला और सारे का वो कौन है जो सिंध की हुकूमत में हेड लीड कर रहे हैं, सिंध की हुकूमत चला रहे हैं, सारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, सारे पुलिस, सारी उनकी अंडर है। तो वो क्यों ऐसी शहादतें और ये सारा रिकॉर्ड रखेंगे, कल उनके पाँव यानी उनके कपड़ों पे छींटे पड़े। तो वो तो आपको पता है, इसीलिए राइट टू फेयर ट्रायल इसीलिए बुनियादी तौर पर कमज़ोर शहादतों की बुनियाद पर उज़ैर बलोच बड़े आराम से निकल रहा है। लेकिन उसके अपने बयान, जो उसने कन्फेशन स्टेटमेंट दी हैं, जो रिकॉर्ड पे चीज़ें की हैं, वो अब कानून के इस मुँह शगाफियों के बाद एक साइड पे रह जाएँगे ना। यहाँ वजह ये है कि या तो ऐसे मुल्ज़िमों की मिसाली तौर पर सूबा बदर करना चाहिए, दूसरे सूबों में इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन वहाँ होनी चाहिए, इनके ट्रायल वहाँ चलने चाहिए ताकि इनकी एक्सेस ना हो। यहाँ तो इनको एडवांटेज है हर तरह से फ़ायदा और इसका वो फ़ायदा उज़ैर बलोच ले रहे हैं। इसलिए धड़ाधड़ जो है ना, वो बरी भी हो रहे हैं या खराज भी होना पर्चों का। तो ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत की सर गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की। बिल्कुल 100% उन्हीं की ज़िम्मेदारी है और उन्हें क्या करना है, आइन और कानून यही कहता है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप अपना ख़्याल रखेंगे, इस मुल्क और कौम की अल्लाह हिफ़ाज़त करेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।